आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। श्रोताओं नमस्कार। आज की विविधा में हम लिए आए हैं पिछली विविधा में चल रही परिसंवाद की दूसरी कड़ी। इस परिसंवाद का विषय है रंगमंच की वर्तमान स्थिति। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर यह खास कार्यक्रम रहा। सहभाग ओम कटारे, प्रीता माथुर, शैली सत्यू और सौरभ नैयर का। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी कड़ी। सबसे मजेदार किसी बातचीत में ये होता है कि कोई बातचीत चल रही हो और कोई सुन रहा हो, उसके जहन में कोई सवाल आए। हमारे सहयोगी जयंत जी इस पूरी बातचीत को सुन रहे हैं और अचानक उनके जहन में एक सवाल आया, तो मुझे लगा कि उनको बुला लिया जाए। जयंत जी, आपका क्या सवाल है, पूछिएगा। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि श्रोता रंगमंच तक नहीं आ रहे जी, तो क्या रंगमंच ने, क्या नाटक ने श्रोताओं तक जाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल। इसके बारे में हिंदी रंगमंच पर क्या प्रयास हुए? बिल्कुल की है और लगातार करते रहते हैं हम लोग। पृथ्वी थिएटर पर तो अब दर्शक एक बार जम गए हैं। जी जी। दूसरे थिएटर में जब दर्शक नहीं आते हैं तो हम ही दर्शकों के पास जाते हैं कि आइए नाटक देखिए। हाँ। तो एक पूरी लिस्ट होती है हम लोगों के पास ऑडियंस की, जो पृथ्वी पर आते हैं कि भाई वहां भी नाटक देखिए। तो ये प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी। हर ग्रुप अपने अपने लेवल पे दर्शक बढ़ा ही रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी थाने में जी, आप सोचते हैं कि कोई पृथ्वी तक नहीं आ सकता थाने से, तो आप वहां ढूंढते हैं कि वहां कोई थिएटर हो, वहां जाके आप करें। मीरा रोड गए हैं, हम लोग गए हैं काशीनाथ, ओम जी वहां मीरा रोड तक जा चुके, अभी भी कर रहे हैं दर्शक ढूंढते हुए। दर्शक वहां पहली बार किया था तो काफी दर्शक मिले। क्या बात। दूसरी बार मुझे लगा मिलेंगे, ज्यादा कम मिले। हाँ। अब इस बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो प्रक्रिया है। देखिए, आपको कोशिश करते ही रहना है कि थिएटर का दूसरा नाम है संघर्ष, चुनौतियां। और ये चुनौतियां आपकी जब तक आप जीवन में थिएटर कर रहे हैं तब तक खत्म नहीं होंगी। जी। अच्छा नाटक ढूंढना, उसके बाद अच्छे कलाकार ढूंढना, और उसके बाद उसके लिए मंच ढूंढना, और उसके बाद आपका वो मंच हो भी जाए तो उसको 10-20 शो तक उस टीम को संभाल के रखना। तो आप जो है ना, आपकी नींद तो हराम रहती ही है। और सिर्फ मुंबई शहर की बात नहीं है जी। हम लोग चाहते हैं कि हम देश में और जगह है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, वहां जाएं। तो हम लोग उदयपुर जा चुके, जोधपुर, अजमेर जहाँ नाटक होता ही नहीं है वहां हम जाके नाटक कर चुके हैं। वाह। क्योंकि हम लोगों ने एक स्पेशली अंक ने फॉर्मूला यूज किया है कि हम किसी दूसरे शहर में जाए और वहां का जो लोकल थिएटर ग्रुप है उससे इन्वॉल्व हो, ताकि वो हमें हेल्प कर सके, हम उनको भी पॉपुलराइज कर सके और हम अपने नाटक भी एक बिल्कुल नए दर्शक वर्ग को दिखा सके। क्या बात। तो ये बात जारी ही है। जी जी। मुझे तो ये भी याद है कि जब वहाँ जबलपुर में नाटक करते थे तो नाटक करने के साथ साथ हमें टिकट बेचनी होती थी। 20 रुपए टिकट होती थी। हाँ। और अपार्टमेंट में अलग अलग जगह जाके, जहां पर नाटक की रिहर्सल होती थी, चंचलबाई स्कूल था, वहां पर आपको उस एरिया के जितने रहने वाले थे रहवासी, उनके घर जा जाके कि यहाँ पर होने वाला है। और मुझे तो ये याद है कि मैं वहां पर एक कॉलेज में जॉब करता था। तो जॉब क्या था, मैं टेक्निकल असिस्टेंट था, तो साथ साथ में मैं नाटक की किताब पढ़ता। तो बच्चे पूछते थे ये क्या है। हाँ। तो मैंने कहा मैं बताऊंगा, पहले ही हमारा नाटक होने वाला है। ये तो हम ऑडियंस के पास तक रंगमंच पूरी कोशिश करते हैं कि आप, क्योंकि आप रंगकर्म के साथ साथ इतनी चीजें करें ना, आप बैंक जाते हो, आप बैडमिंटन या कहीं पर भी अरे स्पोर्ट्स जाते हो। ट्रेन में कोई मिल जाए, बास बैठा हो तो मैं शुरू में उसको इंटरेस्ट पृथ्वी पर टिकट बेचना अलाउ नहीं था। हाँ। और आप नाटक के बाद जहाँ से दर्शक निकलते हैं वहाँ झोली फैला के खड़े होते थे, उसमें जो दान दक्षिणा पड़ती थी वही हमारा कलेक्शन होता था। अच्छा। तो मैं शरद जोशी जी का प्ले कर रहा था, एक था गदा उर्फ अल्ताफ खान, उसमें मैं नवाब का रोल करता था। तो शो खत्म होने के बाद मैं शेरवानी में ही खड़ा हुआ था झोली फैलाए हुए। उसमें जो पैसा आया था 240 रुपए थे।
पहली बार। जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसमें वैसे वैसे उसमें। सो यहाँ से शुरू होके अगर आज पृथ्वी पे 500 रुपए 1000 रुपए टिकट खरीद रहे हैं लोग, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। जी जी। और हजारों, मतलब पृथ्वी पे जैसे 47 साल मुझे हो गए हैं, या प्रीता जी की संस्था को 50 साल हो रहे हैं, एप्टा को 80 साल हो रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी और संस्थाएं, नादरा जी को भी 45 साल हो रहे हैं, नसीर भाई का ग्रुप है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दर्शक नहीं होंगे, दर्शक हैं तभी तो इतने साल हमने लोगों ने गुजारे हैं, तो ये बढ़ जाएंगे, इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नहीं, आप लोग आइए, आप लोग भी इसको बढ़ाइए। मैं तो ये दर्शक बढ़ जाएंगे और रेडियो के माध्यम से बढ़ेंगे ना थोड़े दर्शक, इस प्रोग्राम के माध्यम से बढ़ेंगे। तो या थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। जैसी प्रयोग धर्मिता मराठी रंगमंच पे देखने को मिलती है, और ये हिंदी रंगमंच को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए ये सब जो कोशिशें हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट ही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस भाषा से हम लोग भाग रहे हैं या युवा भाग रहे हैं, उस भाषा को अगर समझने लगेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। जैसा सौरभ जी ने कहा कि घर से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब मुझे याद है हमारे घर पर दो हम लोग ज्वेलर फैमिली से हैं, बट हमारे पिताजी को हमने किताब पढ़ते सुबह देखा और किताब पढ़ते ही सोते थे वो। तो बचपन में ही हम लोगों ने कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवियों को सुन लिया था, बड़े बड़े लेखकों को। हमारे यहाँ कंपलसरी हर मैगजीन आती थी, पढ़ना जरूरी है, कहानी पढ़ो, समझाना मुझे। तो जब आप इस माहौल में रहते हैं तो फिर वो थिएटर में आपको थिएटर समझने में मुश्किल नहीं होता। मुश्किल वहां होती है जहाँ किताबों से किसी का संबंध नहीं, संगीत से किसी का संबंध नहीं, और कोई नाटक देखता ही नहीं है, वहां मुश्किल होती है समझाना। लेकिन जहां कहीं ना कहीं आप किसी वजह से, चाहे संगीत की वजह से, चाहे किताबों से, किसी चीज से जुड़े हो, फिर वहां थिएटर समझाना मुश्किल नहीं होता। तो आज जो भी ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, वो हमारे अगले शो में तो आने ही वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आओ भाई बिल्कुल। ये जो बातचीत है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई थी कि कहानियों को हम नाटक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि सौरभ ने भी बताया और प्रीता जी ने भी इस बात को, बल्कि ये मुद्दा प्रीता जी की ही बात से शुरू हुआ था। आपने कितनी कहानियों को? बहुत सारी, मतलब कम से कम 20 कहानियां छोटी मोटी, हरिप्रसाद साहब की भोले राम का जीव, माता दीन चांद पर, और भी बहुत सारी कहानियां हैं मैंने, जिनको आचार्य चतुर्सेन की कहानी, एक नवाब साहब की कुतिया, बहुत खूबसूरत कहानी है। और मैं नरक से बोल रहा हूँ, ये सब मैंने मंचित किए हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले उनका फुल लेंथ नाटक, वो रानी नागफनी की कहानी को अडॉप्ट किया उपन्यास से मैंने। फिर 10 दिन का अनशन जो है उसको मैंने अडॉप्ट किया, और उसके बहुत शोज किए, क्योंकि परसाई साहब जैसा कोई लिखने वाला है नहीं व्यंग लिखने वाले में, मतलब मैं उनको सैल्यूट मारता हूँ कि अभी आप देखिए वो 10 दिन का जो अनशन की कहानी थी वो इतनी अद्भुत है कि वो परसाई साहब ही सोच सकते हैं। एक शादीशुदा औरत पर एक मोहल्ले का लफंगा मर मिटा है, जो उसे पिट चुका है, जूते खा चुका है, सब खा चुका है, लेकिन फिर भी पागल है। तो उसका एक दोस्त बोलता है एक फलाने नेताजी हैं, उनसे सलाह लो, वो शायद कुछ कर सकें। तो उनके पास जाते हैं, वो बेकार बैठे हैं, उनको कुछ काम चाहिए। तो बच्चे को बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू उस औरत के दरवाजे पे आमरण अनशन पे बैठ जा, बाकी मुझ पे छोड़, मैं दिल्ली तक खबर ले जाऊंगा, उधर औरत को छीन के तुझे दिलाऊंगा। ये परसाई साहब ही सोच सकते हैं, ये हम किसी और के सोचने का। बिल्कुल। ओम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना होगा, बताइए वो गाना कौन सा होगा? ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वाह वाह वाह, एक दूजे के लिए फिल्म का ये गाना है। खूबसूरत लिखा है ये आनंद बख्शी जी ने। जी वाह, सुनते हैं। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है
उसमें जवान हो गए बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम, साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम, इन मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम, घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई, निगोड़ी धानी चुनर को सलाम, उल्फत के दुश्मनों ने उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को एक मुद्दा जो मैंने उठाया था, जो आप सभी के पास लेकर जाना था, वो ये है कि क्या कंटेम्प्ररी प्लेज लिखे जा रहे हैं। प्रीता जी ने एक दिलचस्प बात बोली कि हर ग्रुप अपने लिए प्लेज लिखना शुरू कर चुका है इस समय। मैं एक्चुअली मराठी के आपको बताऊं 25 प्ले हिंदी में कर चुका हूं। जी जी। लेकिन पिछले कुछ 8-9 साल से मैं अपने प्लेज, जो नए प्लेज हैं वो मैंने खुद लिखे। उसकी वजह यही थी कि एक तो प्ले, पुराने जो प्लेज हैं जो बुक फॉर्म में हैं, उनको आप उठा के देखिए तो उसमें किसी में 25 की कास्ट है, किसी में लंबी चौड़ी कास्ट है, 10 तरह के सेट चेंजेस हैं। नहीं है, हाँ, वो करने लायक, मतलब वैसे नहीं, कथा उनकी बहुत अच्छी है लेकिन वो प्रैक्टिकल ये करने लायक नहीं है। तो मैं प्लेज लिख रहा हूँ, और जब लिख रहे हैं तो आज की समस्याओं पे हम प्ले लिख रहे हैं। जैसे मेरा प्ले है जीने भी दो एरोस के कुछ 250 शो हो गए हैं। वो आजकल के हस्बैंड वाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके है। कॉर्पोरेट में जब हस्बैंड काम करता है, उसके पास टाइम नहीं है, उसको टारगेट पूरा करना है, वाइफ की 50 शिकायतें हैं, इस पे पूरा नाटक है। बट उसमें कहीं सीरियस किस्म की चीज पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। दोनों के बीच झगड़ा, मतलब तलाक तक नौबत पहुंच गई, लेकिन किस बात पे तलाक है? ये खर्राटे भरता है, ये कच्चे में घूमता है, ये तौलिया गीली छोड़ता है, ये इशू है। जो इशू है कि शादी से पहले भी तो इसका बॉस था, उतने ही घंटे काम करता था तब, लेकिन इसको मुझसे प्यार था। अब शादी के बाद ये मुझे बोरीवली से बेस्ट नहीं ले जाता है, बोलता खुद चली जाओ 402 नंबर। सो ये जो बातें हैं, ये जो रोजमर्रा की जीवन में जो सीरियस नहीं है, फिर भी झगड़े हो रहे हैं। तो इन पे वो नाटक मेरा था, या अभी जो मैंने नया प्ले किया है फोन पे, ये फोन एडिक्टेड लोगों पे प्ले है, और ये हम सब फोन एडिक्टेड हैं। और ये यंग लोगों की कहानी है।
हस्बैंड वाइफ की कहानी है जिसमें वाइफ को ये लगता है कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, पूरे दिन फोन पे रहता है, उसको तलाक के लिए सू कर देती है। इस पे पूरा प्ले। सो जरूरी है कि जब आप प्ले लिखें आज, तो वो आज के दर्शकों की या यंगस्टर्स की कहानी हो। ये भी बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, ताकि यंगस्टर्स को लगे कि हमारी बात कही जा रही है, वो थिएटर में आए। जी जी जी। शैली, आप तो बच्चों के लिए प्लेस करती हैं, तो वो कंटेंट कहाँ से आता है? आपको खुद जनरेट करना पड़ता है या आप लिखी हुई चीजें कर रही हैं? तो पिछले 16 सालों में हमने करीब 45 नाटक किए हैं, छोटे बड़े से मिला के। छोटे बड़े का मतलब है 20 मिनट से लेकर 2 घंटे का नाटक, इस रेंज में हमारे नाटक हैं। और करीब 40 तक नाटक जो है इसमें हमने किताब से लिए हैं, कहानी से लिए हैं जी। और 4 या 5 ही नाटक होंगे जो अपनी आइडिया पे लिखे गए हैं, लेकिन कोई भी छपा नाटक हमने नहीं खेला, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों के लिए छपा नाटक किसी भी भाषा में इस देश में मिलना मुश्किल है। बहुत सही। अगर कोई मिले आपको समकालीन नाटक, तो वो ऑलरेडी, जैसे प्रीता जी ने दूसरे नाटकों के बारे में कहा, कि वो कोई दूसरा ग्रुप कर रहा है, और वैसे ही एक ग्रुप को एक नाटक के कम ही शोज मिलते हैं साल में। अगर उसी नाटक को 4 ग्रुप करने लगे तो कौन क्या करेगा जी। तो हमने कहानी से ही रंगमंच की ओर देखा और कहानियों का रूपांतर किया है। वो उस तरह का कहानी का रंगमंच नहीं जिसमें बैठ के आप कहानी सुना रहे हैं, वो अलग चीज है। हम उसको नाटक के रूप में दोबारा लिखते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो ओरिजिनल, जो उसके मूल लेखक हैं, उन्होंने कहा कि हम आपकी रिहर्सल देखेंगे तभी आपको परमिशन देंगे कि आपने हमारी कहानी का क्या ही रूप बना दिया। और कुछ हैं जो बहुत, मतलब अभी हमारा काम देखने के बाद वो खुद ही कहते हैं कि बताइए हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए। बहुत बढ़िया। मुझे एक बार याद है, हमने महाश्वेता देवी जी की कहानी क्यों क्यों लड़की, उस पे नाटक किया था, और उनको हमने चिट्ठी लिखी थी कि भाई रॉयल्टी वगैरह तो हमें पता नहीं कि कितनी देनी होगी, हम आपको एक शो के 250 रुपए दे सकते हैं। ये 2011 की बात है, क्योंकि कहानी छोटी सी कहानी, 10 पेज, वो भी चित्रों के साथ। उनका जवाब आया कि नाटक वालों के पास कभी पैसे होते नहीं हैं, तो आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, जब आपके पास होंगे पैसे तो ये संस्था है जिससे मैं जुड़ी हूँ, आप वहां पर दान दे दीजिएगा। वाह। तो इस तरह से आपको एक इजाजत भी मिली और एक स्वस्थ तरीके से चीजें आगे बढ़ पाई। और अभी जो भी इंडियन पब्लिशर्स हैं, हमारे ज्यादातर नाटक भारतीय कहानियों पर आधारित हैं, तो हमारा अभी काफी अच्छा रिलेशन हो गया सभी पब्लिशर्स के साथ, और अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे करते हैं। पहले तो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था उनको। वो तो खुशी होते थे कि हाँ हाँ ले लीजिए कहानी। हमने कहा नहीं, कुछ तो आप लीजिए, टोकन अमाउंट। तो अब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हम करते हैं, कहानियों पर आधारित। तो कहानी पे जब नाटक आप करते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं आपको, क्योंकि कहानी को आप नाटक में तब्दील कर रहे हैं, तो आपको पूरा जो है ना नाटक की विधा पूरी समझ के उसको कहानी को डालना होता है। लिखा हुआ नाटक तो करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आप कहाँ से एंट्री कराओगे, एग्जिट कराओगे, हो सकता है कुछ आपको ऐड करने हो कैरेक्टर्स, तो कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। तो कहानी से नाटक को बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत उसमें बहुत आनंद और सुख मिलता है। बिल्कुल। वो सारी चीजें कल्पना करनी पड़ती है आपको। कहानी में लिखा हुआ उसने कि यहाँ पे एक पेड़ है, उसके नीचे 4 लोग खेल रहे हैं, अब वो कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आपको बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने आप में एक पूरी बहुत चुनौती होती है। इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें जो कहानी में सिर्फ इशारा की गई हैं। बिल्कुल। सौरभ, आपने भी अपने ग्रुप के लिए कुछ नाटक लिखे हैं, परसाई को अडॉप्ट किया है, वो अपनी एक अलग बात है, लेकिन नाम में का रखो जैसा नाटक आप लोगों ने तैयार किया है, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई थी और क्या पृष्ठभूमि है? सबसे पहले तो कि जरूरत ये थी कि जैसे देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वो सबसे बड़ी चीज है कि वो रिलेवेंट होना चाहिए। वो मुझे लगा कि जब ये भी कर रहे थे परसाई जी का कहानी पे जब हम कर रहे थे, तो उसमें आज की चीजें बहुत डालनी जरूरी थी, जिससे वो आज की बात लगे। ऐसे ही जब नाम में का रख वो है बात कर रहे थे, तो उसमें ही जो 4 औरतों की कहानी है और उनकी अपने मन की बात की, कोई आप पे ये थोपे नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप डिसाइड करो अपना। तो वो जो है चीज अभी कि आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और ले रहा होता है, वो आज की बात आप करें नाटक के माध्यम से। तो मुझे लगा कि उस तरीके की चीज लिखनी चाहिए। और अभी भी जो लिखा जा रहा है, लिखने का मन इसलिए ही करता है कि क्या मैं कहूँ, ये अच्छी बात है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक अपनी बात
कहने का जरिया है रंगमंच, तो वो बात अपनी पहुंचा पाए रंगमंच के माध्यम से। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे संहिता मंच है और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो नए नए नाटकों, मौलिक नाटकों के लिए एक वो चलाते हैं, जिसमें आप नए नए नाटककार अपने नाटक दे सकते हैं, जिसको अलग अलग ग्रुप्स परफॉर्म कर सकते हैं। सेरेंडीपीटी भी उसमें है, रसिका गाशे, हाँ वो संहिता मंचुनी का वो, तो उसमें मेरे ख्याल से वो लिखे जा रहे हैं अपने अपने लेवल पे। कोई जन उस माध्यम से सही जगह तक पहुंच जाता है, कोई अपने लेवल पे करता है, तो मौलिक जरूरी भी है। मतलब कुछ कुछ इसीलिए हम परछाई जी की बात इसलिए करते हैं कि उनके पुराने लिखे हुए भी अभी रिलेवेंट है, तो इसीलिए ये है कि वो तो रहे साथ में, लेकिन मौलिक नाटक होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सौरभ, अब यहाँ बातचीत को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और एक गाने की जगह बनाते हैं, सुनते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
और जरूरी सवाल जो मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग इस पर क्या रिस्पॉन्ड करें, पर क्या कॉमेडी पर बहुत ज्यादा जोर है इस वक्त हमारे रंगमंच में? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस कॉमेडी पसंद करती है। मतलब जनरली इफ यू आस्क फ्रेंड्स टू कम फॉर योर प्ले तो पहले ही पूछ लेते हैं, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और आपने अपने कोलिग्स को कहा कि मेरा तो शो है, आइए, कॉमेडी है क्या, कॉमेडी है तो हम आएंगे। तो कॉमेडी विल अट्रैक्ट पीपल। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रही है, आई थिंक ओम जी ने भी यही कोशिश की है कि कॉमेडी तो होनी ही चाहिए ताकि लोग तो अंदर आए प्ले देखने के लिए, जैसे स्पेशली न्यू ऑडियंस। फिर आपको उन्हें नाटक से जोड़े रखना ये आपका काम है। तो जो एक हाय मेरा दिल देखने आएगा वो शायद कन्यादान देखने के लिए भी रुक जाएगा, ये आत्मकथा जैसा सीरियस प्ले जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी बात हम चाहते हैं कि पहुंचे कहीं तक, वो देखने के लिए भी रुक जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि एटलीस्ट दैट्स हाउ आई फील कि लास्ट फ्यू इयर्स में एटलीस्ट जो लोग ज्यादा नाटक नहीं देखते हैं या जो नई ऑडियंस है, जो नई एकदम है, वो कॉमेडी ही देखना ही पसंद कर रही है। सौरभ, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी कॉमेडी कर रहे हैं? मैं जो प्रेफर करूंगा कॉमेडी के साथ साथ व्यंग कुछ हो, क्योंकि उसमें क्या कहेंगे, आपकी बात आप एक हास्यपूर्ण तरीके से वो एंटरटेनिंग मनोरंजक माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही सिर्फ कॉमेडी रहे, मतलब ये चॉइस वाली बात है। तो मुझे भी धीरे धीरे गोल्डन जुबली के बाद ये लगा कि यार वो सिर्फ एंटरटेनिंग में ना होके रह जाए। पॉपुलर एक है और एक है जो आप कर रहे हो, आप सिर्फ आपका पर्पस क्या है, वो कहां तक पहुंचने का। तो धीरे धीरे राइटिंग में भी वो चीज बदलने की कोशिश की मैंने कि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट या कॉमेडी तक ना सीमित रहे। इसलिए जब नाम में कारक हुए की बात हुई तो उसमें वो सटायर रहा, उसमें उसकी कोशिश की गई लिखने में भी, और जब उसका मंचन कर रहे थे उसमें भी। तो पॉपुलर नो डाउट, जैसा प्रीता जी ने कहा कि वो कॉमेडी सबसे पहले पूछते हैं। रंजीत जब पृथ्वी में काम करते थे तो कोई सीरियस नाटक भी होता था, ऑडियंस पूछती कॉमेडी, हाँ कॉमेडी है वो ये बोल के टिकट भेजता था, मुझे याद है मैं काम करता था तो कहता भाई बोलना पड़ता है तभी टिकट बिकेगी। तो वो तो एग्जिस्ट करती है चीज, लेकिन वो है कि आप स्वतः क्या चाहते हैं, किस तरीके का है। मुझे उत्पल दत्त साहब का एक इंटरव्यू याद है जिसमें कहा है कि आप अपनी बात कहे मनोरंजक तरीके से कहे तो सिर्फ ये हो जाता है कि पता चला ऑडियंस ही नहीं आई तो किसको आप अपनी बात कहोगे। तो आप पहले ऑडियंस बुला लो किस तरीके से। तो इसलिए वो सटायर व्यंग वाले नाटक। और अगर आपका बहुत सीरियस प्ले है भी तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें थोड़ा कुछ जगह थोड़ा सा हल्कापन भी कर सकते हैं। मतलब व्हेन यू आर स्ट्रक्चरिंग द प्ले उसमें भी आप कुछ कहीं हल्कापन डाल सकते हैं ताकि ऑडियंस को कहीं कुछ थोड़ी सी एंगेज करने के लिए। मुझे लगता है कि सरल सी बात जो है, अगर आप जो दर्शक जिससे जुड़ जाएं, चाहे वो हास्य तरीके से कहें या गंभीर तरीके से, दर्शक अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो आपके साथ वो हंसेंगे भी और रोएंगे भी। दर्शकों को अपने साथ जोड़ने के लिए हमारी कहानी दर्शकों तक पहुंचे और दर्शकों को लगे कि ये हमारी कहानी है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉमेडी है या सीरियस नाटक। फिर आप देखिए, कॉमेडी के लिए कॉमेडी कर रहे हैं वो अलग बात है, आप अपने सीरियसली बात कह रहे हैं, कॉमेडी तो रिजल्ट है आपकी बात कहने पे। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, इन्होंने कुछ कहा है तो आप हंस दिए, अब ये तो गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं, तो आप गंभीर रहिए करते वक्त, लोगों को हंसने दीजिए ना। क्यों भाई? परसाई साहब का यही कहना था जी। परसाई साहब किसी को हंसा नहीं रहे थे, कोई व्यंग नहीं लिख रहे थे। शरद जोशी जी का एक मुझे याद है, अफसर एक उनकी कहानी थी, तो वो उसमें कहते हैं कि सुना है कि कहावत है कि घोड़े की अगाड़ी और अफसर की पिछाड़ी से बचना चाहिए। जी, यहीं से शुरू होती है, वो यहीं से शुरू होती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब अफसर घोड़े पे बैठा होगा तब अफसर क्या करता होगा। बहुत सही, बहुत सही। भाषा जो है ना, अब ये बात हो रही है कि आप ह्यूमर, जैसे हम लोगों ने रानी नागफनी की कहानी कही, उसमें इतने खूबसूरत संवाद हैं, इतने खूबसूरत, नॉवल ही पूरा अपने आप में, कि वो जो राजकुमार है वो फेल होता आ रहा है और वो फेल होने के बाद बोलता है कि अब मैं अपना ही पेपर निकालूंगा और अपना रिजल्ट खुद छपाऊंगा। अब ये परसाई साहब ही लिख सकते हैं जी। फिर वो सुसाइड के लिए जाता है तो राजकुमारी को देख के बोलता है ये कौन है,
तो बोला सुसाइड तो करना ही है राजकुमार, अगले साल कर लेना, एक बार और ट्राई कर लो, एग्जाम भी दे लोगे और फिर नहीं कुछ हुआ तो शादी। सो मेरा मतलब वो जो है ना बातें वो इतनी खूबसूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब परसाई साहब के जो बहुत सारी आर्टिकल्स हैं या उनमें जो व्यंग है, अब बम्बई के जो लोग हैं ना उनकी लोगों को मजा नहीं आता। बिकॉज हमको याद है जब हमने आज से 2000 में रानी की कहानी किया, 2003 में उसके 100 शो किए, उसके बाद में रिवाइव किया तो 20 शो तक भी नहीं चला। तो लोगों का पूरा नजरिया बदल गया सर। लोकेशन बदली तो कब भी बदल गया। काफी सारी बातें इस बीच में हुई और मुझे लगता है कि अब एक गाने की बारी है, तो कौन चुनेगा अगला गाना? सौरभ तुम बताओगे कौन सा गाना चुना? मुझे तो एक बहुत पसंद है, मुसाफिर हूँ यारो। सुनते हैं ये गाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थिएटर से जुड़ी हुई समस्याओं की बातें हम कर रहे हैं और विश्व रंगमंच दिवस के बहाने ये जो डिस्कशन है ये आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। शैली, आपकी तरफ आ रहा हूं, और क्या ये सवाल कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा है जो ओम जी ने कहा कि आप थिएटर करते हैं पर आप करते क्या हैं, जो उनसे पूछा गया था किसी ने। तो क्या रंगमंच के सहारे जीवन बिताना संभव है? क्या ये एक आजीविका का जरिया बन सकता है आज के जमाने में भी? बिल्कुल बन सकता है और दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आसान नहीं है। ये जो शर्त है ये इम्पोर्टेंट है। इस चर्चा की काफी शुरुआत में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, बाजार। क्या रंगमंच बाजार बन गया है? तो मुझे लगता है कि खासतौर पर हिंदी थिएटर में ये एक अजीब किस्म की मानसिकता कहें या असमंजस कहें, क्या कहें,
कि अगर आपने उससे रोजी रोटी कमा ली या पैसा बना लिया तो कुछ गड़बड़ है, आप बिक गए। दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वो काम प्रोफेशनल हो और आप उसको लगातार करते रहें और उसमें जिंदगी और खून पसीना हर चीज दे दें। दोनों चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल कि आप उसको कला के लिए कला और उस तरह से आर्ट फॉर आर्ट से। मेरा मानना है कि आप जो भी करें, आप अगर प्रोफेशनली करें काम तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। हमारे देश में खासतौर पे मुंबई में पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा अनुभव यहाँ का है, प्रोफेशनल का कमर्शियल और चीप नाटक या आप बिक गए, ये इस तरह की बहुत ही दकियानुसी ख्यालात जो हैं पुराने। और हम यहाँ देख रहे हैं जितने लोग इस टेबल पर आज बैठे हैं सभी जो है रंगमंच से पूरी तरह 24 घंटे 365 दिन साल में होते हैं, तो 400 दिन लगाते हैं साल में, इतना काम होता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। वो आप अपना क्या लाइफस्टाइल चुनते हैं और किस तरह से आप जिंदगी जीते हैं और किस फिलॉसफी से आप अपना काम करते हैं, वो जरूरी है। और बिल्कुल पॉसिबल है कि आप रंगमंच से जुड़े रहें, कला को आप बिल्कुल धोखा नहीं दें, अपने काम को, अपने गुरुओं को, अपना जो भी फाउंडेशन है, और उससे आपकी रोजी रोटी चल सके। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। ओम जी, आपने कहा 47 बरस हो गए। जी जी। तो ये जो 47 बरस की यात्रा है, ये हिचकोले खाते हुई यात्रा है या इसमें कोई स्मूथनेस नजर आती है? शुरू में तो देखिए, बगैर हिचकोले खाए तो आप किनारे लग ही नहीं सकते। जी जी। तो बहुत सारे हिचकोले खाए, लेकिन नाटक में कितनी ताकत होती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मेरा एक प्ले था जो 81 में किया था हमने, जंगली कबूतर। बहुत ही पावरफुल प्ले, मराठी गुजराती जहाँ भी हुआ वो बहुत बड़ा हिट था और हमारा भी उतना ही पॉपुलर था। तो हमारे एक मित्र हैं, वो अभी उनकी बहुत बड़ी IT कंपनी है पूना में। उन्होंने वो नाटक देखा और फिर कहीं विदेश चले गए, वो कंपनी में काम करते थे। जब वो लौट के आए, मगर उनके दिमाग से वो प्ले नहीं उतरा था। वो लौट के आए तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो कंपनी उनके सुपरविजन में रिलीज कर रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि तुमसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? बोले ये जो हम सॉफ्टवेयर रिलीज कर रहे हैं इसके ऊपर तुम्हें नाटक बनाना है। तो मैं तो हंस दिया, मैंने कहा क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो कंप्यूटर कभी छुआ नहीं। बोले नहीं मुझे करना है इस पर नाटक। तो मैंने मना कर दिया पहले। फिर बोले एक दिन फिर से बुलाया उन्होंने कि डेट आ गई भाई, उसका प्रोडक्ट रिलीज करना है। मैं तो मैंने कहा देखिए भाई, आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही बात। आपको ऐसा लगता है मैं कर लूंगा? बोले मैं करवा लूंगा तुमसे, जिससे भी करवाना है उसे सिखाना पड़ेगा मुझे। एंड आई हैव सीन योर प्लेस, तो मैं करवा लूंगा तुमसे। एंड वो मुझे याद है 18 सितंबर 91 में नेहरू सेंटर में उसका शो था, जिसमें ऑल इंडिया डीलर्स, इंटरनेशनल प्रेस और वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने 1 घंटे का प्ले बनाया। ये कैसे हो गया? नाटक के दौरान ही हम कह देते हैं ये फोन सबसे अच्छा है, बगैर ये किसी कंपनी की बुराई किए हुए इसका डेमो भी दिखा देते हैं और कंपनी की बात भी कर लेते हैं। ये बात उन्होंने मुझे समझाई और समझ में आई मेरी। और इट वाज, जैसे इन्होंने कहा, हाईली प्रोफेशनल काम था वो। उन्होंने मुझसे एक ही लाइन कही एक दिन बैठा के वो ऑफिस में कि वी डोंट अप्रिशिएट मीडियोकर वर्क। बस प्रोफेशनल काम था, उसमें एक वो संपूर्णता समझ में आया मेरी। कुछ प्रोफेशनल्स लिए, सीजन लोग लिए और किया। उसका इम्पैक्ट ये था कि उसके बहुत सारे शोज हम लोगों ने किए, मैं उसका मॉडल भी था। और फिर 8 साल तक मैं हर प्रोडक्ट नाटक के थ्रू ही रिलीज कर रहा था। ये नाटक की ताकत है। क्या बात है। उसके बाद मैंने 25 कंपनियों के लिए इस तरह के काम किए, 20 मिनट का प्ले, 10 मिनट का प्ले। तो जीविका चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नाटक की वजह से आप कर सकते हैं। क्या प्यारी बात है जी। और उसने हमारे संस्था को आर्थिक इतनी ज्यादा मदद की कि हम अपने सेट बनाने लगे, कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाने लगे। तो कहीं ना कहीं खोजना पड़ता है आपको। सौरभ? मैं तो इनकी कहानी में ही चला गया था। बढ़िया। क्या नाटक के सारे जिंदगी बिताई जा सकती है? प्रॉपर आजीविका है। बिल्कुल बिताई जा सकती है, क्योंकि अभी क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि 3 साल हुए हैं मुझे खुद का ग्रुप स्टार्ट किए। उससे पहले अलग अलग जगह मैं अभिनय कर ही रहा था। चूंकि मैं बताऊं कि पृथ्वी थिएटर में जो काम किया था, जिसमें आपने बैक स्टेज किया हुआ, प्रोडक्शन किया हुआ है, तो वो इतना ज्यादा आपको 20 साल 17 साल बाद एक्चुअली समझ में आया कि वो कितना जरूरी है आपका बैक स्टेज, आपका मंच के परे काम करना। तो जब अब बारी आ रही है फेस्टिवल में किसको भेजना है, मेल भेजना है या क्या करना है, जीविका जो है
अभी मैं 24 घंटे थिएटर ही करता हूँ, या तो नाटक लिख रहा हूँगा या किसी फेस्टिवल वाले को मेल भेज रहा हूँगा। तो अभी मेरी जीविका थिएटर से ही चल रही है। और उसमें जैसे ओम जी ने बोला अलग अलग करते, मैंने कभी सड़क सुरक्षा अभियान के लिए कुछ लिख दिया, कभी कोई और प्रोजेक्ट पे लिख के एक ग्रुप को बुलाया जो यंगस्टर थे, उनको भी ये है कि भाई कर ले, मतलब आपको ऐसे कितना है तो उसमें पेमेंट हो जाएगा कुछ। और कोशिश मेरी ये रही कि जब गरीबी का थिएटर जो बोला जाता था वो परिभाषा बदल सकूं जितना हो पाए, कि किसी भी तरीके से ये ना लगे कि अपनी जेब से तो ना जाए, कि जैसे हम कन्वेंस लगा के जब जाते हैं रिहर्सल पे या कुछ, तो कम से कम इतनी चीज कर पाएं जिससे हम वो एक बेसिक उनके जो भी नया भी करने आ रहा है तो उसको कम से कम ये हो जाए कि अगर उसने 1 महीने रिहर्सल की है तो उसका जेब से वो कन्वेंस निकल जाए, कुछ तो उसको एक मजबूती मिले। तो अभी टचवुड की अलग अलग उससे प्ले अपना निकाल पा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको ऐसा होता है कि भाई आप जैसे बंबई से पूना शो करने गए तो आपको रहेगा कि भाई एक अच्छा शो मिल गया एनएसडी के जैसा, कि जिसमें आपको थोड़े सही पैसे मिल गए, दूसरा आप पूना में रिस्क में लेके कर लेते हैं। तो हम अलग अलग शहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसी सीमित साधनों में, लेकिन कोशिश यही है कि उसको किस तरीके से ये कर सके कि भाई क्या कर रहे हो, भाई नाटक कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, वो है। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात। आप अपनी बात कुछ कहना चाहते जी? थे अभी ओम जी 2022 में मैंने एक ऐसा किया था जो पहली बार देश में हुआ। हमारे एक मित्र हैं, आप लोग भी सब जानते होंगे शायद, बहुत ही इंटरनेशनली फेम्ड हैं, और तो वो बहुत थिएटर एडिक्टेड ऑडियंस है वो, मतलब फर्स्ट रो में पहला नाटक देखेंगे जिसका भी हो, और मेरे नाटक अक्सर देखते थे। वो फोटोग्राफर भी हैं, डॉक्टरी तो ना के बराबर अब करते हैं बिकॉज बच्चे उनको देखने लगे, सिंगर भी हैं, सब हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी बायोग्राफी भेजी, तो मैंने उसका 2-3 चैप्टर पढ़े और काफ़ी चैलेंजिंग थी, बहुत चैलेंजिंग। मतलब किसी आदमी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी वो एकदम बरगद के पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा रहे, और इतने साल पुराना, आज उनके करीब करीब 7 कंट्रीज में 400 क्लिनिक हैं और पता नहीं कितने डॉक्टर 400-500 काम करते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लोग बोलिए। मैंने कहा आप कहें तो इसको मैं थिएटर के लिए अडॉप्ट कर सकता हूँ। अरे गजब। देन रेस्ट वाज हिस्ट्री। हम लोग कुछ 4 महीने काम करते रहे और मैंने पहली बार बायोग्राफिकल प्ले किया किसी ऐसे आदमी के जो सामने बैठा अपनी कहानी देख रहा है। सफाया में शो था उसका, 1000 आदमी शो देख रहा था और वो लगातार रोए जा रहे थे अपनी कहानी देखकर। 1.5 घंटे का प्ले था। सो ये सब चीजें थिएटर में हैं और थिएटर में हो सकती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग करना नहीं चाहते, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। बट मैंने इसको जब टीसीएस के लिए काम किया उसी वक्त तोड़ दिया था कि कोई भी आदमी कुछ भी कहेगा कि मुझे इस कप पे नाटक बनाना, मैं कहूँगा कल लिख के देता हूँ। क्या बढ़िया। सो बहुत ज़रूरी है कि आप परिभाषाएं तोड़ें, दीवारें तोड़ें और एक्सपेरिमेंट करें, तो थिएटर आपका जिंदा रहेगा ही। बंधे हुए हैं अगर आपके बस मैं तो भैया रिहर्सल 6 बजे से 9 बजे करूंगा और मेरा दर्शक आ गया, खुश हूं मैं, तो फिर बैठे रहिए। ओम जी यहाँ एक गाना होगा, वाह, सुनते हैं। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने।
आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। प्रीता जी, लंबा सफर आपने भी तय किया है, अब एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती रही, तो क्या वो काम करना जरूरी था इसलिए कि थिएटर चलता रहे? हाँ, मेरे लिए तो जरूरी था, बिकॉज मुझे एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए था। और अनसर्टन है, थिएटर तो अनसर्टन है, क्योंकि रिहर्सल शाम को होता है, शोज शाम को होते हैं। सो इट वाज पॉसिबल। अगर ऐसा होता कि आप थिएटर करो लेकिन ये कॉर्पोरेट जॉब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो शायद मैं सोचती, लेकिन ये दोनों साथ साथ चल सकते थे। सो आई कंटिन्यूड एंड डेफिनेटली आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट।
मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला जॉब का भी, और साथ साथ थिएटर चलता रहे। एंड एक बात मैं यह सोच रही थी और पिछले कुछ सालों से सोच ही रही हूँ कि हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या हम इसको नहीं इन्वॉल्व कर सकते टू इम्प्रूव थिएटर, टू हेल्प थिएटर? कितनी सारी कंपनियां हैं, वो ऑफ कोर्स दे हैव एक CSR उसका होता है जिसमें वो फंड्स डालते हैं। थिएटर CSR में नहीं आ सकता, मैंने वो पता किया, और CSR में नहीं आ सकता, फाइन। लेकिन हम इनको अप्रोच कर सकते हैं कि आप थिएटर के लिए कुछ करिए। इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, इट्स एन आर्ट विच नीड्स टू बी हेल्प्ड। तो आई थिंक हम लोग को ये करना चाहिए टू मेक थिएटर मोर वायबल फॉर ऑल ऑफ अस। पैसा कहाँ है इस देश में? प्राइवेट सेक्टर के पास ही है। गवर्नमेंट से आप पैसा ले सकते हो, कब आएगा, कैसे आएगा, आप ग्रांट अप्लाई करोगे, आएगा नहीं आएगा क्या पता, बट प्राइवेट सेक्टर का तो आप अप्रोच कर सकते हो, और हमको ये करना चाहिए। और हम लोग को ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे ओम जी कह रहे हैं कि अभी कॉर्पोरेट प्ले बना दिया आपने, दैट इज वन वे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह कॉर्पोरेट को सोल्ड आउट शोज करने, उनको सोल्ड आउट शोज सेल करना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए, आप अपने डीलर्स के लिए शो करिए। एक तो आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस विल कम, पर यही है कि वी नीड टू कन्विंस देम। हाउ डू वी डू? ओम जी कुछ कह रहे हैं? ऐसा है कि कॉर्पोरेट का एक अपना नजरिया है, उनको जो है आप जो है ना नाटक की तरफ धकेल नहीं सकते। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विजिलेंस वीक, जो कि 26 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक होता है। उसके लिए गवर्नमेंट तय करती है कि कौन सा विषय है जिसके ऊपर नाटक बनाना है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पर नुक्कड़ नाटक खेलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, हमको खोजना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट को आप बोलें कि आप हमारा शो कीजिए, वो जब उनका एजेंडा होगा तभी वो शो करेंगे। कोई उनका फंक्शन है, कुछ है, तो वो शो करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि सोल्ड आउट शो है, खरीद लीजिए, ये कीजिए, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। भाई उनका कोई ओकेजन है, कोई एनिवर्सरी है, कुछ है, कोई फंक्शन है, वो नाटक तलाश रहे हैं, तो हो सकता है आपका नाटक मौके के बिना, हाँ, मौके के बिना नहीं करेंगे वो जी। लेकिन कॉर्पोरेट के लिए आप काम करें, उनके अंदर घुस के उनकी क्या प्रॉब्लम, उसमें कुछ ऐसा निकालें जिसमें आप उनकी बात कहें। तो शायद, बिकॉज मैंने बहुत सारी कंपनियों के लिए उनके प्रोडक्ट पे काम किया, और उन चीजों पे जिसके बारे में हमें कभी ज्ञान ही नहीं था, है ना, तो वो कैसे हुआ। मेरा मतलब ये है कि नाटक, वहां पे भी नाटक ही कर रहे हैं हम लोग गंभीरता से, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आपने अच्छा किया तो अगली बार फिर वो आपको बुलाएंगे। बिल्कुल। मेन बात ये है कि जब आप, जहां मैं एक्टर्स को भी बोलता हूं कि पृथ्वी थिएटर में 200 लोग, अभी तो 190 हो गए हैं, पहले 220 थे, 220 लोग, इनसे बड़ा कोई PR कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये लोग आपका नाटक देखने के बाद उसी नाटक को 100 शो तक का बना सकते हैं, तो ये 2000 शो का भी नाटक हो सकता है। बात से बात आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और अब मुझे लगता है कि यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और एक गाने की जगह बनाते हैं। शैली, अब आपकी बारी है, आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा? ईना मीना डी का। क्या बात जरूर, आशा फिल्म का ये गाना सुनते हैं।
जलाए, ये शोलों पे सुलाए, जो फूलों से उठाए तो कांटों में रुलाए। कलेजे को थाम पुकारेगा नाम, तू ही है, तू ही है, तू ही तो है वो। हीना मीना डीका, हीना मीना डीका, डायडमनिका, डायडमनिका, मागा नागा नागा, मागा नागा नागा, चिका पिकारिका, चिका पिकारिका, हीना मीना डीका डीका, डे डायडमनिका, मागा नागा, मागा नागा, चिका पिका, रोला डीका, राम पम पोज, राम पम पोज, राम पम पोज, राम पम पोज। तो श्रोताओं, विविधा के इस अंक में आपने सुना रंगमंच की वर्तमान स्थिति इस विषय पर परिसंवाद। सहभागी रहे ओम कटारे, प्रीता माथुर, शैली सत्यू और सौरभ नैयर। इनसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। बातचीत की दूसरी कड़ी तो आपने आज सुन ली, लेकिन इस बातचीत का अगला भाग यानी तीसरी कड़ी, जो कि अंतिम कड़ी भी है, लिए हाजिर हो जाएंगे विविधा के अगले अंक में। अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिएगा। इस कार्यक्रम में संपादन रहा मनीषा सिंह का और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध